यस स्टूडेंट, चैप्टर 8 अपना कंप्लीट है। यस चैप्टर 8 की अपनी जो एक्सरसाइज है वो किस किस ने कंप्लीट कर ली? आपने फिल कर ली कंप्लीट? तेजस 85 पेज नंबर में जो अपनी एक्सरसाइज है एमसीक्यूज वगैरह वो आपने की या नहीं की? आयुषी आपको सेल्फ करनी चाहिए थी, आप सेल्फ भी तो कर सकते हैं ना। तेजस आपने किया? जरूरी थोड़ी ना मैं बताऊं, मैं तो करेक्शन भी तो करवा सकता हूं, आपको सेल्फ भी करनी चाहिए कि सर ने कुछ करवा दी कुछ बाकी है हम खुद करें उसे। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया अभी तक? इट्स मीन आप सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते। चैप्टर के बीच में जो भी एक्सरसाइजेस थी वो मैंने करवा दी, और जो पेज नंबर 85 में है आपके, ओनली इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है 5, ट्रू फॉल्स है 4, बस यही है, बाकी तो मैंने करवा दी थी तो आपने ये भी नहीं की। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी किया करो, उसमें जो भी है एक्सरसाइज वो आप सेल्फ फाइंड किया करो। ओके, मैं तो करेक्शन करवा देता हूँ बाद में, बट आप खुद भी किया करो। एमसीक्यूज मैंने करवा दिए थे चैप्टर के बीच में से भी। अब आप बताएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, आप ही को बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कृष्णा भक्ति वाज मेड पॉपुलर बाय, बताइए। वेरी गुड। कृष्ण भक्ति जो है तो उसको पॉपुलरिटी किससे मिली, किसने ज्यादा उसको पॉपुलर किया? तो वो थे चैतन्य। तो चैतन्य का पूरा उनको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। ओके, जो कि बंगाल में रहते थे और बंगाल के कृष्ण भक्ति से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या थे, वो एक संत थे। ओके, काफी फेमस थे। तो फर्स्ट में आप कीजिए चैतन्य। फर्स्ट में बस बुक में आपके चैतन्य लिखा हो तो यही कीजिए। अगर कहीं आपके चैतन्य महाप्रभु लिखा हुआ जाए तो मीन्स वो भी यही है। ओके, चैतन्य महाप्रभु का मतलब कोई ईश्वर नहीं है। ओके, वो उन्हीं को कहा जाता है। और ये किससे रिलेटेड थे? कृष्ण भक्ति से और बंगाल के थे। नेक्स्ट अपना सूफी, एस यू एफ सब मीन्स क्या होता है? सिंपल सा है, भूल। ओके, वेरी गुड। वोल मीन्स क्या होता है बताइए? वोल मीन्स क्या होता है? आयुषी, वोल मीन्स क्या होता है? उपलब्धि। वोल मीन्स ऊन। ओके, नेक्स्ट है आपका गुरु नानक टीचिंग हैव बीन कंपाइल्ड इन द होली बुक ऑर्डर। तो कहने का मतलब है कि जो गुरु नानक थे उनकी जो शिक्षाएं थी वो कौन सी? वेरी गुड, उन अन्य। गुरु नानक की जो शिक्षाएं हैं वो किसमें संग्रहित की गई है? गुरु ग्रंथ, या फिर हम इसको और किस नाम से जान सकते हैं? आदि ग्रंथ के नाम से। हाँ सही है, ऊन, समझ गया मैं। ओके, हेयर ऑफ शिप। तो गुरु नानक भी हम गुरु ग्रंथ भी कह सकते हैं और आदि ग्रंथ भी इसी को कहा जाता है। ओके, तो गुरु ग्रंथ साहिब लिखिए।
गुरु ग्रंथ साहब। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द लॉ ऑफ मुस्लिम्स विच इज डिराइव फ्रॉम द कुरान। बताइए। मैंने बताया था आपको, इसको मैंने 2 बार बताया था। शरीयत कहा जाता है, आपको डायरेक्ट ही लर्न होना चाहिए। आप बुक में उसको ढूंढते रहते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन को। जो मुस्लिम लॉ है जिसको कि कुरान में बताया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? शरीयत। SHARIYAT। फिर कीजिए शरीयत। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सूफीज आल्सो फॉर्म्ड डिफरेंट ऑर्डर विच वर डिस्क्राइब्ड एज। वेरी नाइस। सिलसिला। प्रांजल, अभी कीजिए आप। डेट आए वो फास्ट फिल कीजिए। हाँ, स्पेलिंग देख लेना आपने, इसमें सिलसिला की जो स्पेलिंग है वो लिख लेना। SILSILASS। पेज नंबर 85। ओके। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स। देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम्स हिंदुइज्म टॉक्ड अबाउट बर्थ डेथ एंड रीबर्थ। बताइए आंसर। यस। मिडाइवल टाइम में एंशियंट जो वैदिक एज था उसमें नहीं था, मिडाइवल टाइम में था कि वो जो हिंदुइज्म है अब उसमें इन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि अपना बर्थ होता है, डेथ होती है, रीबर्थ होती है, सोल क्या है, मोक्ष क्या है। इन सब चीजों के बारे में अब उन्होंने बातचीत शुरू कर दिया था, इनके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और इससे पहले का जो टाइम था एंशियंट, उसमें ये चीजें नहीं थी। तो मीन्स फर्स्ट इज ट्रू। सेकेंड, Nanas Alvaras come from all castes, including those who were called untouchables. For example, Purias and Panaras. Very good. बिल्कुल सही है। ट्रू। ओके। जो अनटचेबल से पुलियास पनारसी वहां की कोई कास्ट है, इसके अलावा और भी जो सब लोग थे वो सभी इसमें शामिल हो गए थे। चैतन्य वाज ए डिवोटी ऑफ राम एंड लक्ष्मण। फॉल्स। अभी बताया। जो चैतन्य है वो किससे बिलोंग करते हैं? कृष्ण भक्ति से बिलोंग करते हैं। तो मीन्स थर्ड फॉल्स है।
नेक्स्ट, when the pir or the head of Khanqah died, his grave or the dargah would become a pilgrimage center too. फोर्थ भी क्या है? ट्रू है. ट्रू 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 फॉल्स ट्रू. ओनली थर्ड इसमें फॉल्स है. ओके, थर्ड है वो फॉल्स है, बाकी तीन जो है वो क्या है? ट्रू है. और एमसीक्यूज तो हमने कर रखे हैं आई थिंक. ओके, एमसीक्यूज हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे. बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो मैं आपको सेंड करूंगा. चैप्टर अपना कंप्लीट है. कुछ डाउट है इस चैप्टर में, कुछ पूछना है पहले वो पूछिए, नहीं तो फिर हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन रीजनल कल्चर्स. ये फिल कर लो एक बार. कुछ पूछना है बच्चे इस लेसन में? लेसन 8 में कुछ डाउट है वो बताइए पहले. अगर नहीं है तो फिर हम न्यू लेसन स्टार्ट कर लें. ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 9. यस, चैप्टर 9 डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स. रीजनल कल्चर का रीजनल, अब देखो रिलीजियन अलग होता है और रीजनल यानी कि क्षेत्रीय जो संस्कृति थी उनके डेवलपमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. आपने देखा होगा जो रिलीजियन है उसमें केवल धर्म के बारे में बातचीत होती है. ओके, कि उनमें किस तरह से उनमें डेवलपमेंट हुआ. इसमें हम पढ़ेंगे रीजनल यानी कि क्षेत्रीय. ओके, कि अपने इंडिया है तो उस डिफरेंट पार्ट्स में उसमें किस तरह से डेवलपमेंट हुआ कल्चर का, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने देखा कि चैतन्य महाप्रभु बंगाल से बिलोंग करते थे और कुछ ऐसे संत थे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो वो क्षेत्रीय हो गए. ओके, उसी तरह से इस चैप्टर में भी हम करेंगे कि जैसे कि गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, बंगाली है, राजस्थानी, उड़िया, आसामीज है ना, तो ये डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं. ओके, तो वहां पर किस तरह का कल्चर डेवलप हुआ, किस तरह की संस्कृति का वहां पर विकास हुआ, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. Culture refers to the tradition, customs, beliefs, art, music, painting, and dance forms that become a part of our life and social organization of a particular country or group of people. अब देखिए जो एक वर्ड आता है कल्चर. ओके, यानी कि कल्चर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृति बोल देते हैं. ओके, रीजनल कल्चर. ओके, तो हिंदी में इसको बोलेंगे क्षेत्रीय संस्कृति का विकास.
अब इसमें एक वर्ड आता है कल्चर। कल्चर मीन्स संस्कृति। अब देखिए क्या होता है, कल्चर मीन्स क्या है। तो पहले इसमें ये बताया कि कल्चर कोई भी स्थान है, कोई भी जगह है, तो वहां के जो लोग हैं उनका किसी विशेष तरह के उनके बिलीफ्स है, उनका विश्वास है किसी अलग चीज में, ओके, या उनके कस्टम से अलग हो सकते हैं, उनके खुद का अपना उनका एक आर्ट होता है, म्यूजिक होता है उनका, ओके, उनके सॉन्ग्स वगैरह भी उनके हो सकते हैं, उनकी पेंटिंग की डिजाइन, तो ये इसमें काफी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो वो ही उनकी क्या कहलाता है, वो उनका कल्चर कहलाता है। उनकी जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम्स है, वो भी चेंज हो सकती है, लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहले हमने एक लेसन में पढ़ा कि उसमें कुछ देखते हैं, आप ही के में था या 6 में था, यस, जैसे हमने देखा ट्राइबल कम्युनिटीज, तो उसमें हमने देखा था गोंड्स हैं, ओके, या फिर अहोम्स हैं। तो इनका कुछ अपना कल्चर रहता है कि उनकी कोई पोशाक रहती है अपनी ही, उनके कल्चर की, उनके खाने पीने की कुछ हैबिट्स होती हैं, वो कौन से गॉड को मानते हैं ये भी उनका अपना हो सकता है, उनके अपने कुछ फेस्टिवल्स भी सेपरेट हो सकते हैं। तो वो उनका कल्चर कहलाते हैं। सभी चीजें मिलकर क्या कहलाती है, कल्चर कहलाती है। Culture refers to the traditions, customs, beliefs, art, music, painting, and dance forms that become a part of life. तो ये उनके लाइफ का एक पार्ट होता है, ओके, उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है, ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री और ग्रुप ऑफ पीपल, या तो पार्टिकुलर कोई कंट्री में हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल में हो सकता है। जैसे कि आपने देखा आपने नॉर्मल यहाँ पर जो बंजारा लोग रहते हैं, तो बंजारा जो है आपने देखा होगा उनके जो कॉस्ट्यूम्स रहती है वो डिफरेंट टाइप्स की रहती है, कि उनको हम दूर से देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये बंजारा है, ओके। इसी तरह आपने देखा होगा जो मराठी लोग हैं, तो उनकी जो ड्रेस होगी लेडीज की, इनकी तो अलग होगी। साउथ इंडियंस की जो है ड्रेस अलग है, उनके लैंग्वेज अलग है, उनके खाने पीने की आदतें अलग है। तो इस तरह से वो उनका कल्चर कहलाता है। अपने सेम वे में अपने राजस्थान है, तो राजस्थान की ड्रेस अलग है, ओके, इनकी बोलियां अलग है, फेस्टिवल्स भी कुछ अलग हो सकते हैं। तो ये अपना अपना कल्चर होता है। द मिडाइवल पीरियड वाज कल्चरली वेरी रिच। और जो मिडाइवल पीरियड था, मध्यकाल था, ओके, मध्यकालीन जो समय था, वो संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट था और काफी रिच था। रिच मीन्स काफी समृद्ध था। यहाँ पर रिच का मतलब अमीर नहीं होगा कि उस समय का कल्चर बहुत अमीर था, ऐसा नहीं, कि वहाँ का जो कल्चर था वो काफी रिच था, यानी कि उस समय जो वो काफी समृद्ध था, जो कल्चरल एक्टिविटीज थी वो काफी डेवलप हो गई थी उस समय, ये मतलब है इसका। रूलर्स ऑफ बोथ बिग एंड स्मॉल किंगडम्स शोड इंटरेस्ट इन डेवलपिंग कल्चरल एक्टिविटीज। अब देखिए मिडाइवल पीरियड के जो रूलर्स थे, ओके, यानी कि जो भी शासक थे, बहुत बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बड़े शासक हो या फिर छोटे क्षेत्र के शासक हो, तो ये सभी काफी इंटरेस्ट रखते थे कल्चरल एक्टिविटीज में और उसके विकास में। दिस पीरियड saw the development of regional language and literature। अब ये जो समय था मिडाइवल पीरियड में था, इसमें हमें देखने को मिलता है कि उस समय जो रीजनल लैंग्वेज थी, यानी कि जो क्षेत्रीय बोलियां थी, ओके, उस और जो लिटरेचर था इसका काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी ये विकसित हुए। बोथ टाइप्स ऑफ लिटरेचर, रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर। अब दोनों तरह के उस समय लिटरेचर डेवलप हुए, सेक्युलर हुआ या सेक्युलर या रिलीजियस, were written both a lot of interest during the period. In fact, this literature is available to us as a source of history। अब ये देखिए उस समय जो भी धार्मिक है, सेकुलर है, ओके, तो ये जो लिटरेचर हुए उसमें काफी डेवलप हुए, काफी लिखे गए। तो ये जो लिटरेचर है, ये जो साहित्य है, ये अपने लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, यानी कि अपनों को हिस्ट्री को जानने का एक क्या है, स्रोत है, एक जरिया है। क्योंकि उस समय उसमें देश में या जहाँ का वो लिटरेचर है वहां पर उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रहा है, कैसी वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन है, कैसी वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन है, किस तरह के वहाँ पर ट्रेड वगैरह होते हैं, किस तरह के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरह के मतलब उनका कल्चर क्या होता है, तो ये सभी चीजें उसमें लिखी हुई है, ओके। तो इससे हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है।
डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम्स वाज ड्यू टू द पर्शियन एंड तुर्किश इन्फ्लुएंस विद दैट ऑफ द इंडियन फ्लेवर ऑफ कल्चर। अब देखिए उस समय जो रीजनल डेवलपमेंट है, रीजनल कल्चर जो डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, मिडाइवल टाइम्स वाज ड्यू टू द पर्शियन एंड तुर्किश इन्फ्लुएंस। तो उस समय ये जो कल्चर था, तो उसके अंदर जो तुर्क के जो लोग थे या पारस के लोग थे जिनको पर्शियन कहा जाता था, वो भी इंडिया में आते थे, यहाँ पर रहते थे। ओके, तो उनका जो कल्चर था उसका इफेक्ट भी वहां पर पड़ा था, और ये दोनों का एक मिक्स कल्चर उनमें उन लिटरेचर्स में हमें देखने को मिलता है। तो जो पर्शियंस है, तुर्किश है, इनका जो कल्चर था उसका इफेक्ट अपने यहाँ के कल्चर पर भी पड़ा। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर। अब देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे, क्या उनका इफेक्ट था, किस तरह से उन्होंने अपने यहाँ के जो रीजनल कल्चर था उसके विकास में किस तरह से उन्होंने प्रभाव डाला, ये हम इसमें देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अब सबसे पहले आ रहा है इसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पैट्रोनेज इट रिसीव्स फ्रॉम द रूलर्स। अब देखिए जो लैंग्वेज है उसका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट कहाँ से कनेक्टेड है, कि ऐसे जो रूलर्स थे जो कि इनको इनको पैट्रोनाइज करते थे, रिसीव फ्रॉम द रूलर्स, कि जो वहाँ के जो रूलर्स थे उनको उनसे उन बोलियों को या उस लैंग्वेज को संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण प्राप्त का मतलब है कि जो राजा लोग थे तो उस लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, या उससे रिलेटेड जो वर्क करने वाले हैं उनको संरक्षण देते थे, और इसी वजह से उस तरह उस लैंग्वेज में ज्यादा लिटरेचर लिखे जाते थे। लैंग्वेज एंड रीजन आर आल्सो इंटरलिंक्ड। जो लैंग्वेज है और रीजन है यानी कि जो भाषा है, और जो रीजन है यानी कि जो क्षेत्र है, ये दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान है, ओके, तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा ज्यादा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ओके, तो इस तरह से जो क्षेत्र रहते हैं तो उससे ही वहां की जो लैंग्वेज है वो कनेक्ट होती है, तो ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। मलयालम लैंग्वेज वाज ए रीजनल लैंग्वेज दैट वाज द अर्लीस्ट टू बी यूज्ड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ओके, अब देखिए मलयालम लैंग्वेज है तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी, और अर्लीस्ट टाइम के अंदर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग भी ये काफी इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी उसी लैंग्वेज में लिखे जाते थे। हाउ डिड दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ? ओके, ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड। अब देखिए अर्ली मिडाइवल पीरियड के अंदर एट्थ टू 13 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना कि जो अर्ली मिडाइवल पीरियड है वो 8th से 13 सेंचुरी का माना जाता है। इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, जो कि प्रेजेंट में अपने जो केरल है उस साइड में है। ओके, द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज स्टेबलाइज्ड। अब देखिए मिडाइवल जो टाइम था, अर्ली मिडाइवल पीरियड 8 to 13 सेंचुरी के अंदर, उसमें जो प्रेजेंट में जो केरल है, ओके, और जो चेरा किंगडम था जो कि महोदयपुरम था, वहां तक ये स्टेबलाइज था। ए लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल देयर स्पोक द मलयालम लैंग्वेज। तो ये इतना बड़ा जो पार्ट था तो वहां के लोग मलयालम लैंग्वेज बोलते थे। The Chera rulers introduced the Malayalam language and script in their inscription. तो उन्होंने जो चेरा रूलर्स थे, ओके, चेरा एक कोई डायनेस्टी थी, तो वहां के ये रूलर्स थे चेरा रूलर्स, इन्होंने मलयालम लैंग्वेज को, ओके, इंट्रोड्यूस किया था, और उसके डेवलपमेंट में काफी उनका योगदान रहा था। और मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्ट, तो उनके जो इंस्क्रिप्ट है उसके अंदर मलयालम लैंग्वेज और उनसे रिलेटेड जो है स्क्रिप्ट वगैरह वो सब उसमें देखने को मिलती है। ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड ए नंबर ऑफ लैंग्वेज सच एज। अब देखिए मिडाइवल पीरियड के अंदर और भी कई लैंग्वेज हुई, जैसे कि हिंदुस्तानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, बंगाली, राजस्थानी, उड़िया, आसामीज, ये लैंग्वेज भी उस समय डिफरेंट रीजन में डेवलप हुई। रीजन का मतलब है हर जगह अलग अलग हो सकती थी, जरूरी नहीं पूरे इंडिया में एक जैसी हो, प्रेजेंट में भी नहीं है।
ओके, बहुत सारी जगह राजस्थानी बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं अवधी, कहीं बंगाली, इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। ड्यूरिंग दिस, यहां तक आया आपको समझ में? यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके। ड्यूरिंग नेट पीरियड द अकाउंट्स वर kept इन both पर्शियन एंड हिंदी। अंडरलाइन कीजिए, सल्तनत पीरियड के अंदर जो अकाउंट्स वर kept, यानी कि जो भी अकाउंट्स वगैरह का काम होता था, जो भी लेखा जोखा जो भी किया जाता था, ओके, तो वो दोनों ही लैंग्वेज में लिखा जाता था, रिकॉर्ड रखा जाता था, पर्शियन एंड हिंदी के अंदर। तेलुगु बिकम द लिटरेरी लैंग्वेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर रूलर्स। अब विजयनगर रूलर्स थे, ये भी हमने पढ़ रखा है हिस्ट्री में, आई थिंक था नहीं चैप्टर। तो उस समय जो तेलुगु लैंग्वेज थी वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ओके। तो जो भी लिटरेरी वर्क होते थे, जो भी साहित्य वगैरह लिखे जाते थे, वो तेलुगु में लिखे जाते थे। बहमनी किंगडम एंड बीजापुर हैड मराठी। बहमनी किंगडम था, बहमनी साम्राज्य और बीजापुर, तो उस समय वहां उस क्षेत्र मराठी मेन लैंग्वेज थी। तो उस समय वहां के लिटरेचर मराठी में लिखे जाते थे और वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी मराठी थी। यानी कि प्रशासनिक जो भी कार्य होते थे, वहां के किंग वगैरह जो भी कार्य करते थे, सब मराठी लैंग्वेज में करते थे। कौन से क्षेत्र में? बहमनी और बीजापुर में। तो क्वेश्चन भी आ जाता है, विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन बहमनी एंड बीजापुर किंगडम्स ऑन 8th to 13th सेंचुरी। तो इस तरह क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, उसमें कौन सी लैंग्वेज थी? मराठी लैंग्वेज। बंगाली वाज प्रोमोटेड बाय मुस्लिम किंग्स ऑफ बंगाल। ओके, बंगाल के जो मुस्लिम किंग्स थे, तो ये बंगाली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। दे वेंट ए स्टेप अहेड एंड इवन ऑफ रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली। अब देखिए, जो बंगाल के जो मुस्लिम रूलर्स थे वो बंगाली भाषा को काफी इंपॉर्टेंस देते थे, और वहां के जो रूलर्स थे, ओके, तो उन्होंने रामायण और महाभारत को भी बंगाली में ट्रांसलेट करवाया था। मोस्ट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वाज द डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। अब देखिए, उसमें उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ वो उर्दू लैंग्वेज में हुआ, विच इज आल्सो कॉल्ड द कैंप लैंग्वेज। अंडरलाइन कीजिए इसमें, कैंप लैंग्वेज। तो क्वेश्चन आता है, ये शायद पीछे होगा भी, वाई उर्दू कॉल्ड द कैंप लैंग्वेज, इस तरह से आ सकता है। तो कैंप लैंग्वेज इसे क्यों कहते हैं? कैंप में क्या होता है कि जो सोल्जर्स रहते हैं, तो ये जब कहीं पर रहते हैं, तो वो जो इनका ग्रुप रहता है उसको कैंप कहा जाता है, ओके। तो वहां पर ये लैंग्वेज ज्यादा यूज की जाती थी, उर्दू लैंग्वेज, तो इसीलिए इसको कैंप लैंग्वेज कहा जाता है। As it originated in the camps of the soldiers. The word Urdu means camp, and the new language come into being with the introduction of Persian and Arabic script. Underline कीजिए, the word Urdu, उर्दू का मतलब होता है कैंप, ओके। और उसमें जो कैंप थे यानी कि सोल्जर्स के कैंप थे। अब ये जो उर्दू लैंग्वेज है, ये किसके कॉम्बिनेशन से बनी है? पर्शियन एंड अरेबिक स्क्रिप्ट से ये मिलकर बनी। अंडरलाइन कीजिए इसमें, जो उर्दू लैंग्वेज है इसका डेवलपमेंट कौन सी लैंग्वेज से मिलकर हुआ? पर्शियन एंड अरेबिक। स्क्रिप्ट, अरेबिक स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द मिडल पीरियड। उर्दू इज characterized by extremely simple grammar, the Arabic script and mixed vocabulary। तो बिल्कुल सिंपल ग्रामर इसमें यूज की गई, अरेबिक स्क्रिप्ट भी इसमें यूज की गई है, उसकी वोकेबुलरी भी इसमें शामिल है। प्लेंटी ऑफ पर्शियन वर्ड आर फाउंड इन द उर्दू वोकेबुलरी। अब उर्दू वोकेबुलरी है यानी कि उनका जो ग्रामर है, उसके अंदर बहुत सारे जो पर्शियन शब्द है, पर्शियन वर्ड्स है, उनको इसमें शामिल किया गया है। उर्दू बिकम ए पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल।
तो उर्दू क्या हुई, एक पॉपुलर लैंग्वेज हो गई लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, इसके वर्ड्स इजी थे और मिक्स थे, इसमें दोनों लैंग्वेज इसमें मिक्स थे, इसीलिए ये काफी पॉपुलर होगी क्योंकि नॉर्मल इनको कोई भी बोल सकता था। क्लियर है बच्चा? उर्दू का जो आविष्कार है वो डेवलपमेंट है वो इंडिया में हुआ था। लैंग्वेज एंड लिटरेचर आर इनसेपरेबल। अब देखिए जो लैंग्वेज है और जो लिटरेचर है ये क्या है, दोनों इनसेपरेबल है कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई सी लैंग्वेज होगी उसी से तो लिटरेचर बनेगा, क्योंकि साहित्य है वो बनेगा तो उसमें कुछ लिखा हुआ भी होता है। एनी लैंग्वेज इज एनरिच्ड व्हेन इंटरेस्टिंग लिटरेरी एफर्ट आर मेड, कि कोई भी जो इंटरेस्टिंग जब बनती है कि जब उसको लिखा हुआ अच्छा हो, उसके अंदर अच्छी वोकेबुलरी और वर्ड्स अच्छे हो। द मुगल एम्पायर वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर, जो मुगल एम्पायर हैं वो काफी अच्छे संरक्षक थे लिटरेचर के, यानी कि साहित्य के। मोस्ट ऑफ देम वर लिबरल एंड देयर पॉलिसीज रिमूव द मेंटल बैरियर्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। अब देखिए उस समय जो अधिकतर ये जो लिटरेचर थे या जो रूलर्स थे, ओके, ये लिबरल थे, and their policies removed the mental between various हिंदूज में एंड मुस्लिम। अब उनकी मानसिक स्तर ऐसा था कि उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भी बैरियर्स थे, यानी कि जो भी अवरोध थे, ओके, कंफ्यूजन थे, तो वो लिटरेचर के माध्यम से उन्होंने उनको दूर किया। दिस रिजल्ट इन हेल्थी फ्यूजन ऑफ बोथ ऑफ द कल्चर, और इसीलिए जो दोनों के जो कल्चर थे हिंदूज में एंड मुस्लिम्स के जो कल्चर थे ये काफी क्या हुए, काफी ये आगे बढ़े, हेल्दी मीन्स क्या है, समृद्ध हुए, डेवलप हुए। Akbar was a keen student of Indian culture, so he gave order to translate Sanskrit works into Persian। तो कीन स्टूडेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि अकबर भी एक अच्छे अपने यहाँ की संस्कृति को जानने वाले थे, उसके संरक्षक थे। उन्होंने ऑर्डर दिया कि ऑर्डर टू ट्रांसलेट संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन, कि जो भी संस्कृत में साहित्य लिखे हुए हैं यहाँ पर तो उसको पर्शियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए। रामायण वाज ट्रांसलेटेड बाय बदायूनी एंड फैजी, ट्रांसलेट लीलावती। अंडरलाइन कीजिए कि अपनी जो रामायण है, ओके, तो ये संस्कृत में इसमें लिखी हुई है, तो इसको पर्शियन लैंग्वेज में किसने लिखा, बदायूं ने, BADAUNI। इसके अलावा फैजी ने ट्रांसलेट किया लालावती को, लालावती नहीं है ये लीलावती है, ओके, तो लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया, फैजी ने। फैजी आल्सो सुपरवाइज्ड द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन। इसके अलावा फैजी ने जो महाभारत है उसको पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जा रहा था तो उसको सुपरवाइज्ड भी, यानी उनको उसकी जो देखभाल या जांच करने का काम है सुपरवाइज कहलाता है, तो वो भी फैजी ने ही किया। ड्यूरिंग राइन ऑफ शाहजहां मेनी हिस्टोरिकल वर्क्स वर कंपोज्ड। शाहजहां के समय भी बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य हुए, कंपोज हुए। फेमस वर्क आर जैसे पातशाह बाय अबुल हामिद लाहौरी एंड शाहजहां नामा बाय इनायत खान। तो इस तरह से काफी उस समय लिटरेरी वर्क हुआ, ओके। बस यहाँ तक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाला, ओके। चैप्टर को आप रीड करना, काफी अच्छा चैप्टर है ये, मोस्ट भी है, ओके, और इंटरेस्टिंग भी, और काफी ये लॉन्ग चैप्टर भी, काफी लॉन्ग चैप्टर है बच्चे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, 3 क्लासेस में ये कंप्लीट होगा, ओके। बाय, हैव अ नाइस डे।